नमस्कार साथियों, मैं आर आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, आज हमारी हिंदी माला के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तरी है वो तीसरी है। आज फिर हम 10 प्रश्न आपके समक्ष लेके आए हैं जो वर्णमाला से संबंधित हैं, जिनसे आप वर्णमाला के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। साथियों, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, बहुत जल्द ही इस चैनल पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी वनडे एग्ज़ाम में जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं यहाँ पे कंपटीशन की, उसके लिए बहुत जल्द ही इसमें मैथ की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। यूपी टेट सीटेट के लिए भाषा शिक्षण इसमें हिंदी और संस्कृत होगा, और साथ ही साथ हिंदी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा। और साइंस टेक भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। धीरे धीरे करके इस चैनल पर आपको लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी विषय जो आपसे पूछे जाते हैं वो शुरू कर दिया जाएगा। तो साथियों, हम चलते हैं आज प्रश्नोत्तरी पर, जिसमें पहला प्रश्न है, एक मात्रिक ध्वनि है। एक मात्रिक ध्वनि साथियों, एक वर्णमाला के अंतर्गत मैंने एक छोटा सा टॉपिक छोड़ा हुआ था। इसलिए छोड़ा हुआ था कि मैं देखना चाहता था कितने लोग कमेंट करके ये बता रहे हैं कि सर ये छूट गया था। एक प्रश्न हम लोगों के समक्ष आता है, मात्रा काल के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा काल के आधार पर स्वर के भेद। मैं प्रश्नोत्तरी खत्म करने के बाद उसे पढ़ा दूंगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं, मात्रा काल के आधार पर स्वर के जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। एक मात्रिक स्वर के अंतर्गत हर्ष ध्वनियाँ आती हैं, द्विमात्रिक स्वर के अंतर्गत दीर्घ ध्वनियाँ आती हैं यानी दीर्घ स्वर आते हैं, और त्रिमात्रिक के अंतर्गत प्लुत स्वर आता है। चूँकि हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग तो नहीं होता है, संस्कृत में होता है, लेकिन जानकारी हो जाए ये अच्छी बात है। इसके अलावा कभी कभी एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि अर्धमात्रिक ध्वनियाँ कौन सी हैं। स्वर नहीं पूछा जाता, वहाँ लिखा होता है अर्धमात्रिक ध्वनियाँ। शुद्ध व्यंजन जो स्वर रहित होता है उसे अर्धमात्रिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर कहीं लिख दिया गया हो क, नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इसे अर्धमात्रिक ध्वनि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कहा ही जाता है। ठीक है, यानी इस प्रकार किसी भी व्यंजन के नीचे अगर हलंत लगा है और आपसे कोई पूछ दे कि इसमें से अर्धमात्रिक क्या है, तो वह व्यंजन जिसके नीचे हलंत लगा हुआ आप कह सकते हैं वो अर्धमात्रिक है। तो पहला प्रश्न है, एक मात्रिक ध्वनि है, इसमें से जो ह्रस्व ध्वनि होगी वो हमारी क्या होगी? एक मात्रिक होगी। तो ह्रस्व ध्वनि हमारी बी नंबर पर है। कंठस्थ वर्ण है, उच्चारण स्थान की बात करें, किन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, और आ, क वर्ग, विसर्ग, ह, ये क्या होते हैं? कंठ ध्वनियां होती हैं। तो इसमें ह दिखाई पड़ा, बी यहां भी सही है साथियों। तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण कौन सा है? च वर्ग, य, एक तालव्य श होता है। ठीक है, ये ध्वनियां क्या होती हैं? और छोटी ई बड़ी ई जो होती है वो तालव्य होती हैं। तो इसमें यह मिल रहा, ऑप्शन ए क्या है? सही है। मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण पूछ रहा है कौन सा होगा? तो र, यानी ऑप्शन बी यहाँ क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। दंत वर्ण है, जिन ध्वनियों का उच्चारण दांत से होता है उसमें त वर्ग आता है, ल आता है, श आता है, छोटा सा जैसे स से सपेरा बनता है, स से सर्प कहते हैं। ठीक है, स से सेब को बोल देते हैं पढ़ने के लिए, जब हम छोटे बच्चों को वर्णमाला पढ़ाते हैं। तो दंत वर्ण के अंतर्गत ये सब आते हैं, और दंत वर्ण में कोई भी स्वर नहीं आता है साथियों। यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। त वर्ग आता है तो त सही हो जाएगा। ओष्ठ वर्ण है, प वर्ग, उ, ये क्या होते हैं? ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। तो प भी सही, फ भी सही, ब भी सही, इसलिए यहाँ क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी सही हो जाएंगे। दंतोष्ठ वर्ण है, दंतोष्ठ वर्ण है साथियों, ऑप्शन है ए, य, बी, र, सी, ल, डी, व सही हो जाएगा। व व्यंजन का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से होता है, इसे दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। यह मात्र एक ध्वनि है दंतोष्ठ में आने वाली। दंतोष्ठ दूसरा कोई भी वर्ण नहीं है व के सिवा। कंठ तालव्य वर्ण है, कंठ तालव्य वर्ण है, पूछ रहा है कि जो कंठ भी हो और तालु से भी।
जिनका उच्चारण कंठ से भी होता है और तालु से होता है। ऐसा वर्ण कौन सा है साथियों? तो कंठ तालव्य वर्ण जो होता है वो ए होता है। ए की बनावट जो है अ और ई के योग से होती है। अ कंठ होता है और ई तालु ध्वनि होती है। तो इस तरह से ए क्या हो जाएगा साथियों? कंठ तालव्य ध्वनि हो जाएगा। यहाँ सी ऑप्शन सही है। कंठ ओष्ठ वर्ण पूछ रहा है, जिसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, ऐसे ध्वनियों के बारे में पूछ रहा है। ए अभी आपने कंठ तालव्य पढ़ा, री जो है वो मूर्धन्य ध्वनि होती है, ऐ कंठ तालव्य होती है। अब बचा ऑप्शन डी ओ जो होता है वह कंठ ओष्ठ ध्वनि होता है। क्यों? क्योंकि ये अ और उ के योग से बना होता है। अ कंठ ध्वनि है, उ ओष्ठ ध्वनि होती है साथियों। दंतोष्ठ वर्ण नहीं है, जरा समझ लीजिएगा। दंतोष्ठ वर्ण मात्र केवल वह होता है अगर इसमें वह नहीं है, तो मतलब कोई भी ध्वनि दंतोष्ठ नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। साथियों आज का यह टॉपिक ही। कल हम इस तरह से प्रश्न लेकर के आपके समक्ष नहीं आएंगे जैसे लिखे हुए हैं। कल कुछ विशेष टाइप के प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष होगी। हम एक प्रश्न लिखेंगे और उस पर विस्तृत चर्चा होगी कि आप ऐसे आए हुए प्रश्नों को किस प्रकार से अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि जितने भी वर्णमाला आपको पढ़ाई गई है आप पूरी वर्णमाला देख लेंगे। पूरी वर्णमाला देख लेंगे तो कल जब हम एक एक प्रश्न, केवल एक ही प्रश्न पूरे व्हाइट बोर्ड पे होगा और उन प्रश्नों के चारों विकल्पों की हम लोग क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे बकायदे कि क्यों एक विकल्प सही हो रहा है, क्यों तीन गलत हो रहे हैं, लेकिन तीनों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो हो सकता है 2 ही 4 5 प्रश्न ही हो, लेकिन वो जो प्रश्न होंगे वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ये भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा वहाँ आपकी तर्कशीलता को, आपके स्मरण शक्ति को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाएगा साथियों। जल्द ही सीटेट के लिए हम हिंदी भाषा शिक्षण शुरू करने वाले हैं। 6 महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं हिंदी भाषा शिक्षण के। अभी हाल ही में सीटेट का एग्ज़ाम आया और मैंने कई साथियों के रिजल्ट देखे हैं। लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड में 15 से 20 नंबर के बीच में पड़े हुए। ये बड़ी दयनीय स्थिति है साथियों। लैंग्वेज में 15 नंबर शिक्षण और 15 नंबर आपके सब्जेक्ट से आता है, भाषा से आता है। आप बड़े आसानी से 25 प्लस हो सकते। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, हम उन बातों पे ध्यान रखेंगे। शिक्षण के 6 महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं साथियों, जिन पर हम बात करेंगे। इसी के साथ चलते रहेंगे, उन पे भी बात करते रहेंगे। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा और यह भगवान से, ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न फंस जाए, ताकि आपको लगे कि हाँ जो पढ़ाया गया वो सही पढ़ाया गया है। जय हिंद, जय भारत।